नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। आज से हमने एक और सफर और एक और सिलसिला शुरू किया है, दिल्ली के दर्द का सफर। 4 नवंबर को दिल्ली वाले अपनी सरकार चुनेंगे, यानी कि पोलिंग स्टेशन जाएंगे और अपने पसंद के नुमाइंदे के लिए वोट डालेंगे, यानी ईवीएम मशीनों के बटन वो दबाएंगे। लेकिन उसके पहले हमने कहा कि जरा एक सफर एक दौर होना चाहिए, दिल्ली के दर्द की बात होनी चाहिए और बात यह भी होनी चाहिए कि दिल्ली को उसके इस दर्द से आखिरकार निजात कौन दिलवाएगा। कई सारे मसले हैं, कभी आप प्याज की बात सुनते हैं, कभी पेट्रोल की बात सुनते हैं, कभी सफाई की बात सुनते हैं, कभी दिल्ली के डेवलपमेंट की बात सुनते हैं। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, कहते हैं दिल वालों का शहर है और पूरे हिंदुस्तान की नाक है। पॉलिटिशियंस और आम लोग भी ये कहते हैं कि दिल्ली का चुनाव काफी मायने रखता है और इसके जो भी नतीजे आएंगे उसका एक लंबे समय तक, या कह लें कि एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा भारतीय राजनीति पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे। बहुत कुछ निर्भर करता है आने वाले समय में पॉलिटिक्स क्या रूप लेने वाली है, क्या शेप होगी इंडियन पॉलिटिक्स की, ये तय करेगा जो दिल्ली के रिजल्ट्स हैं वो तय करेंगे। अब हमने आज पहले एपिसोड में एक ऐसे मसले को उठाया है जिसकी आजकल चर्चा बहुत जबरदस्त हो रही है। वो विषय क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम दर्दे दिल्ली। क्या एनआरआई की वजह से दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी? आपने आए दिन यह सुना होगा कि दिल्ली की गलियों में विदेश में रहने वाले कई भारतीय आजकल खूब घूम रहे हैं और लगातार कैंपेन कर रहे हैं, और कैंपेन भी आम आदमी पार्टी के लिए। तो हमने सोचा कि ये जो एनआरआईज हैं, इनमें से कुछ लोगों को बुलाया जाए अपने स्टूडियो और आपके सामने उनसे बातचीत की जाए और ये पूछा जाए कि उनकी इस भाग दौड़ से, उनकी इस कसरत से क्या दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोनीश कुमार हैं, एनआरआई मोनीश कुमार रायजादा हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका। एनआरआई हैं, अमेरिका से हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं राघव रेड्डी साहब हैं, ये भी एनआरआई हैं, अमेरिका से हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं। सुना है नौकरी छोड़कर आ गए हैं आजकल अरविंद जी का झंडा बुलंद करने के लिए। कभी कंप्यूटर का माउस थामा करते थे, आजकल दिल्ली की गलियों में झाड़ू थाम कर घूम रहे हैं। चलिए बातचीत करूंगा आपसे। हमारी तीसरी मेहमान है मनप्रीत कौर, एनआरआई हैं, जर्मनी से हैं और रिसर्च साइंटिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक और खास मेहमान अमित शर्मा हैं, एनआरआई हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन जरा उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। आज दोपहर में एक मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल थे और साथ में तकरीबन 20-21 एनआरआईज थे जो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। और आज उनकी बैठक थी। उस बैठक में क्या कुछ हुआ, जरा एक छोटी सी रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर जरा पूछते हैं इन एनआरआई से कि ऐसा क्या देखा आम आदमी पार्टी में और इस टोपी में और इस झाड़ू में कि अपनी अपनी नौकरियां तक छोड़कर दिल्ली की गलियों में ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आज की मीटिंग में क्या हुआ, एक छोटी सी रिपोर्ट। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। अपना देश, अपनी मिट्टी की खुशबू उन लोगों को ज्यादा याद आती है जो देश से बाहर पैसा कमाने जाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी के काम से खुश एनआरआई अपनी नौकरी छोड़ अपने वतन लौट आए हैं।
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जादू सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है और केजरीवाल के इस क्रेज से विदेशों के रहने वाले भारतीय भी अछूते नहीं हैं। केजरीवाल का क्रेज ऐसा है कि विदेश में रहने वाले एनआरआई अपनी नौकरी छोड़कर और नौकरी से छुट्टी लेकर 7 समंदर पार कर आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए दिल्ली तक आ गए हैं, जो अपने टैलेंट के जरिए बस इसी उम्मीद के साथ पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्टी देश के उस सिस्टम को जरूर बदलेगी जिसकी वजह से इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। हम लोग यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि हमें एक छोटी सी उम्मीद दिखी है जो कि इस सिस्टम को, इस करप्टेड सिस्टम को चेंज कर सकती है, तो हम उसी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ से आए हैं। एनआरआई लोगों को भी पूरे देश की तरह केजरीवाल से ढेरों उम्मीदें हैं। एनआरआई चाहते हैं कि हमारे देश में भी वो अच्छी जॉब और वो सभी सुविधाएं पैदा की जाएं जिसके लालच में इन लोगों ने अपने वतन से नाता तोड़ लिया था। इन्हें उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये सपना जरूर सच होगा और ये लोग एक बार फिर अपने देश और घर और अपने परिवार के पास वापस आएंगे। एक बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधरनी चाहिए ताकि यहाँ पर कंपनीज हो, जॉब्स हो, वो सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में आम आदमी, जब एक आम नागरिक भारत का सड़कों पर निकलता है तो उसको एक आत्मसम्मान और एक सुरक्षा का जो फीलिंग है वो आनी चाहिए। तो नौकरियां तो चलिए बात की बात। अरविंद केजरीवाल भी इनके दर्द को अच्छी तरह समझते हैं और इसके लिए देश के सिस्टम में फैले करप्शन को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। केजरीवाल ने इन सबको भरोसा दिया कि वो देश के टैलेंट को, देश से दूर करने वाले करप्शन को देश से पूरी तरह से दूर कर ही दम लेंगे। यही कह रहे हैं, सबका स्वागत है, सबका भारत है और हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को देश छोड़ के इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि इस देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार था कि अपना काम करना चाहते थे, यहाँ पे कोई मौका ही नहीं मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत बदलेगा और ये सब लोग वापस इस देश में लौटेंगे। एनआरआई फिलहाल आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की मदद करना चाहते हैं। बहरहाल क्या एनआरआई का ये सपोर्ट आम आदमी पार्टी को दिल्ली जिता पाएगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन शूरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज के लिए। चलिए, ये आज एक बैठक हुई और एनआरआई जितने थे वो सब के सब मिले अरविंद केजरीवाल से और आगे की प्लानिंग और रणनीति तय हुई। लेकिन दिल्ली वाले ये समझना चाहते कि एक अच्छी नौकरी, सारी सुख सुविधाएं, बावजूद उसके ये गलियों में ठोकर खाने को क्यों मजबूर है? क्या ऐसा देख लिया? सबसे पहले डॉक्टर मोनिश आपके पास आना चाहेंगे। आप अमेरिका में हैं, वेल सेटल्ड हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और एक लंबे अरसे से आप वहां रह रहे हैं। जरा मुझे यह समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या देखा आपने या ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की गलियों में आजकल आप घूम रहे? जी, पॉलिटिक्स में मैं शुरू से ही इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स अपने देश के लिए कम से कम एक युग धर्म है, जैसे कि हमारे लोग कहते हैं। और देश की व्यवस्था, जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, उसको देख के हमेशा दुख होता था। मैं पिछले 11 सालों से शिकागो में रहता हूँ और हमेशा ये महसूस करता था कि नेचुरली आप दो देशों को कंपेयर करते, जिस देश को आपने छोड़ा और जिस देश में आप सेटल हुए, तो नेचुरली आप कंपेयर करते हो, देखते हैं कि अमेरिका में हवा भी साफ है, पानी भी साफ है, सड़कें भी साफ है और सिस्टम बड़ा अच्छा बना हुआ है। आप न्यूयॉर्क जैसे भीड़ भड़क्के वाले शहर में भी चले जाइए, वहाँ भी आप पाएंगे कि मेट्रो, जो वहाँ पे जो सबवे स्टेशन है या ट्रांजिट सिस्टम है, इतनी भीड़ भड़क्का होने के बावजूद भी देयर इज अ सिस्टम इन द क्योस। लेकिन अपने देश में हमेशा हम इस पॉपुलेशन को ब्लेम करते कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सिस्टम संभाल नहीं पाते। तो जब मैंने चीज़ें वहाँ पे नेचुरली ऑब्जर्व की तो मुझे लगा कि अपने देश में जो एक प्रॉब्लम है वो सिर्फ गवर्नेंस की है, यानी कि शासन की व्यवस्था, शासन के इश्यू है। बाकी अपने देश में लोगों के मन में फेथ की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अपने देश में आप देखिए कि इतना बड़ा टैलेंट का पूल है अपने देश में। एंड पैराडॉक्सिकली आप ये भी देखिए कि अपना देश इस दुनिया में सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, यानी कि कॉम्पिटिटिव नेचर भी आप देखिए तो हम कहीं भी किसी के साथ कम्पीट कर सकते हैं। और अपने देश में वेल्थ की भी कोई कमी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी लगा कि अपने देश में प्रॉब्लम्स क्या है। तो घर से कोई मनाही नहीं हुई?
भाभी श्री ने कहा नहीं कि कहां जा रहे हो ये सब छोड़ छाड़ कर? जी, अन्ना हजारे मूवमेंट को मैं बड़े क्लोजली फॉलो करता था वहाँ से, शिकागो से बैठ के, जैसे कि मिलियंस ऑफ इंडियंस फॉलो करते थे उसको, एंड थोड़ा बहुत योगदान भी दिया, बड़े पैसिव वे में। मैं एक्टिव नहीं था उसमें। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे, तो आई वाज इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि तो ये पॉलिटिकल फोन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपके पास गया या खुद ही आप यहां चले आए? नहीं, केजरीवाल जी की तरफ से कोई फोन नहीं आया। जब पार्टी लॉन्च हुई तो मैं उसको 2 अक्टूबर 2012 को पार्टी लॉन्च का डिसीजन लिया गया, एंड 26 नवंबर को, जैसा आप सब जानते हैं, पिछले साल पार्टी फॉर्मली लॉन्च हुई। तो उसके तुरंत बाद मैं यहाँ पे आया, मैं सब लोगों से मिला और मैंने ऑफिशियली पार्टी को ज्वाइन किया। और उसके बाद अगले 10 महीनों में, यानी कि पिछले 10 महीनों में मेरी 6ठी विजिट है, और जुलाई से मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए फुल यहाँ पे चलिए आगे 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 मैं आपसे और आगे बातचीत करता हूं। जरा राघव रेड्डी जी। नमस्ते जी नमस्कार। ये कहाँ आप चले आए? आप तो एक तो आंध्रा में, आंध्रा बेस आपका हिंदुस्तान में, ऊपर से अमेरिका में कितना अच्छा आप कंप्यूटर का माउस और एसी वो सब छोड़ करके, मतलब एकदम चिल्ड कमरा, और यहाँ झाड़ू और जमीन और उसके बाद ये टोपी। कैसे हुआ ये सब? So it's long story short जी कि sorry because I'll mix both Hindi and हाँ English. एकदम मैं एकदम जी अभी तो बहुत सारे सीख लिया हिंदी, तो I'll try my best to be in Hindi. So I was in US for the last 15 years, and I am from Andhra Pradesh. And I was working in IT, and I'm very active in the community back in US, and in Telugu community or Indian community at large. And I came to know that I was exposed to this country, US, what kind of system it is, and what is the reason behind this. That's the politics. Is the only solution that is driving that. So keeping that in view, I campaigned for Obama to see what is politics, what makes a country a developed country with good governance. So I was involved in that. I learned a lot of experience, and being in a community, I learned a lot of things, and that triggered me that okay, yes, India should be like that, where we have what we think we should have. The people should be empowered. So when I compared to what it is in India, India is driven. It's not a democracy anymore. It's by a power politics. It's not people's politics. That has come into my mind. And then I was closely following the other parties also, which is the best party to join in India to make a difference. And then I joined Lok Satta Party in Andhra Pradesh, and I did my best in there. And then I participated in Anna Hazare's movement. And then Arvind Kejriwal came out and said, इन लोगों को सिखा देंगे what politics is. That's what attracted me, saying yes, politics is about the people, not about the power. That is where I saw that yes, this is the kind of man, this is the kind of spirit I should go behind. तो नौकरी छोड़ कर आए या नौकरी से छुट्टी लेकर आए और भाभी जी से भी इजाजत लेकर आए? ये है कि नौकरी के, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मेरा मैनेजर को पूछा था मैंने 3 महीने का छुट्टी, तो I put my case in writing and also explained him what the social responsibility is and what I should do for my country. And then he said, no, I mean, we can't give more than 3 months. Then I resigned my job. So my wife was a little angry. बॉस एंड वाइफ, मतलब दोनों बॉस आपसे खफा, घर वाली बॉस भी और ऑफिस वाले बॉस भी? Maybe. But at the same time, she was supporting me all along when I was in the Lok Satta Party to bring good governance in India, because she didn't realize that I should take this kind of drastic step. Yes, I should resign and go back and work, because I realized that after Annaji's movement and after Kejriwal getting into this Aam Aadmi Party, I realized that this is the only opportunity. This is the only opportunity. Then I convinced my wife. And she gave me only one opportunity. Okay, so this is first and last. Elections जीतना है जी. Then you talk to me. आप दिल्ली जीतेगी और मेरे पास आएगी. Then we will decide what to do. Then it is up to her decision.
तो अभी तो मेरे को इजाजत है दिल्ली इलेक्शंस तक। चलिए ठीक है। मनप्रीत कौर, आप भी हैं उसी महकमे से, जर्मनी में हैं आप और रिसर्च साइंटिस्ट हैं। जी हाँ। जरा मुझे ये समझाइए कि ये दिल्ली की गलियां इतनी क्यों भाग गई? हिंदुस्तान छोड़कर आप जर्मनी गई थी, वापस आप कुछ दिन के लिए ही सही वापस लौटी हैं दिल्ली की गलियों में, क्यों? पिछले 5 साल से हम जर्मनी में रह रहे हैं। जब हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज इतना इजीली अवेलेबल है और हमारे पास में सिर्फ करप्शन की वजह से वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। और हम अन्ना आंदोलन को भी क्लोजली फॉलो कर रहे थे और जब ये देखा कि अन्ना जी ने क्या मांगा था, जन लोकपाल, सिर्फ करप्शन को रेगुलेट, उस पर लगाम लगाने के लिए, और जब वो नहीं मिल सका और अरविंद जी ने जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट किया तो हमको लगा कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इज द ओनली थिंग जो कि अभी सिस्टम में चेंज ला सकता है और वी हैव टू पार्टिसिपेट, इसलिए हम दिल्ली में आ गए। अमित जी हाँ, आपकी कहानी क्या है? और उसके बाद बहुत सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए, तो एक एक करके फोन कॉल्स भी लूंगा और मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के लिए, कड़वे वाले, रूखे वाले, जो शायद आपको पसंद ना भी आए। अमित, लेकिन आपकी कहानी जरा बता दीजिए। सर, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और दिल्ली में मैंने अपना पूरी बचपन जवानी सब दिल्ली में गुजारी है। यहाँ पे हम हर माहौल को देखते परखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि सर काफी फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब यहाँ माहौल नहीं लगा। आप ऑस्ट्रेलिया, आप फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं और आईटी प्रोफेशनल है? हाँ जी, मैं कई सालों से ऑस्ट्रेलिया। तो अभी फिलहाल यहाँ पे माहौल नहीं मिला, तो हम इसलिए थोड़ा सा अच्छे माहौल के लिए हमने सोचा कि जब यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, तो हम लोग विदेश गए। लेकिन अब जब एक लग रहा है कि यार बदलाव आ सकता है, गुंजाइश है, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, देश आज़ाद हुआ था तो पॉलिटिक्स को हम लोग अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए था, लेकिन आज माहौल इतना ख़राब हो गया है कि आज की डेट में कोई ऐसा आदमी आ रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है कोई ऐसी आइडियोलॉजी आ रही है जिसमें हम पॉलिटिक्स की भी इज्जत कर सकते हैं, समाज बदल सकते हैं और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो आपको छुट्टी मिली है नौकरी से, या आप भी मतलब राघव जी की तरह ही क्रांति करके आए? सर, मैं एक्चुअली वही राघव जी वाली स्टोरी है मेरी भी। मैं भी छुट्टी के लिए ही कर रहा था, लेकिन उन्होंने दी नहीं तो मैं छोड़ के आ गया हूँ सर। वापस दूसरी ज्वाइन कर लेंगे, कोई नहीं, देश बचना चाहिए सर। चलिए डॉक्टर मुनीश, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा। एनआरआईज, ये सब तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बड़ा फैंसी है कि स्टूडियो में बैठ करके, और जब आप अखबारों में पढ़ते हैं, स्टूडियो में देखते हैं कि एनआरआईज दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं, ऐसे प्रचार हो रहा है, वैसे प्रचार हो रहा है। आप भी कहीं किसी गली में जाते होंगे और लोगों को पता चलता होगा कि आप वहां हैं, एनआरआई हैं, तो लोग जुटते होंगे वहां पर आपको कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। लेकिन एक कड़वा सवाल ये है कि क्या एनआरआईज जो दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं, क्या उसकी वजह से या उनकी बदौलत क्या दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी? जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि इसकी वजह से डेफिनेटली इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं वॉलंटियर एंगेजमेंट सेल जो है अपना आम आदमी पार्टी का, उसमें मैं सहयोग देता हूँ और ये पिछले काफ़ी महीनों से मैं इसी काम को देख रहा हूँ, इस जिम्मेदारी को। तो अगर आप पूरे ग्लोबल लेवल पे देखिए तो काफ़ी संख्या में एनआरआईज इस मूवमेंट को, आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यही नहीं, विदेशों में खासकर अमेरिका में हमने मई में शिकागो में, इसी साल मई में शिकागो में हमने नेशनल लेवल, यूएस नेशनल लेवल कन्वेंशन भी आयोजित की थी और उसमें कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और बाकी साथी आए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ से डायरेक्ट लाइव लोगों से बातचीत की थी, एड्रेस भी किया था मूवमेंट को। तो कहने का मतलब ये है कि जो जोर शोर विदेशों में बैठे अपने भारतीय प्लस या दिल्ली से बाहर बैठे भी लोगों में है, वो आपको किसी भी उधर पॉलिटिकल पार्टी के मूवमेंट में नहीं मिलेगा। इसका इतना पॉजिटिव इंपैक्ट है। एनआरआईज का भी छोड़िए आप, ये अपने दिल्ली के बाहर से इतने संख्या में अपने वॉलंटियर्स आके यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, अभी से नहीं, काफी समय से। लेकिन डॉक्टर मुनीश, वोट तो दिल्ली वाले देंगे ना, आपके आने का असर और इम्पैक्ट तो दिल्ली पे पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, काफी संख्या में ये लोग पासपोर्ट होल्डर्स हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। साथ ही साथ जब ये कनेक्ट करते हैं, अपने देश की व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं, तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है। और हम लोग बड़े, मैं ये मानता हूँ कि मैं काफी लोगों से बातचीत भी करता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक भी आती है, क्रिटिकल फीडबैक भी आती है। तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल इसकी वजह से हम काफी अच्छे ढंग से लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और इसका बड़ा साइकोलॉजिकल भी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। राघव, एक सवाल ये भी है कि कई लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को चीट किया।
ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, ये बाई प्रोडक्ट है अन्ना आंदोलन के, और अन्ना इस फेवर में नहीं थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ही एक जंग, एक लड़ाई, एक फाइट जो अन्ना हजारे कर रहे थे, एक आंदोलन चला रहे थे। और आप सब लोग कह रहे हैं कि जो पहला इंप्रेशन या जो इन्फ्लुएंस या जो इंपैक्ट या फिर कह लिए एक इमोशनल कनेक्ट जो आपका था, वो अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू हुआ और उसके बाद आपका अरविंद केजरीवाल की तरफ आपने हाथ बढ़ाया। लेकिन अगर दिल्ली के लोग ये कहें कि अन्ना हजारे को जिसने छोड़ दिया, क्या जरूरी है कि वो व्यक्ति दिल्ली वालों का साथ देता ही रहेगा? ये बात है कि we are here just because of us, not because of Anna or because of Arvind. First thing to note that. And the second thing is when Anna Hazare's movement has been launched, throughout the world we did this movement and people have come in lakhs. I am surprised in Houston, I led the movement and surprised that many people have just shown up for 7 consecutive days, even working days in the evenings. First time when we did. And then we know what happened later, government promised, it broke. And then Anna ji sat and, Anshan pe fir baitha tha, Arvind ji ne baitha tha. Then the number of people came out is like 10, 15, and that too on a Sunday. And I was surprised, what is this? I mean, that shows that it's not about Anna or it's not about Kejriwal. It is about you and the country, what you are working for. And when I said this before, power politics. When these power politics guys said that, yes, you come to ये संसद पे आओ और हम एक मिनट राघव, आपको रोकना चाहेंगे और कंट्रोल रूम को ये बताना चाहें कि फोन कॉल जैसे ही आने शुरू हो जाए आप देना शुरू कर दीजिए स्टूडियो में। जी राघव, कंटिन्यू। Yes, when that question arised, that they proved that they are for power politics, and we have to take care ownership of that. It is the people's politics that drives the democracy, not the power politics. So we realized that, and then when the survey came that whether we form a party or not, then we all said yes, we must make a party, and there is no other alternative, because the politics is the reason why we are here, or what we are is the result of politics. What we eat is the result of politics. What we drink is the result of politics. The education we got is the result of politics. Why we went to USA or we are studying here, we are in the studio here, just because of the politics. That reason is the politics. And if we say we are away from politics, that means you are not in a democratic country. It is you are in a slavery country where you are dictated by these power mongers, not by the people, of the people, for the people is no more. मनप्रीत जरा ये बताइए मुझे कि ठीक है 20 लोग अभी हैं, हो सकता है 100 लोग हो जाएं, 200 हो जाएं, 500 हो जाएं, क्या जो एनआरआईज का जो मूवमेंट है दिल्ली में गलियों में जो घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या दिल्ली वाले आप पे भरोसा करेंगे और अरविंद को वोट देंगे? क्या आप अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। हम डोर टू डोर कैंपेन जब कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इतना अंडर करंट है और लोग चाहते हैं, इतना परेशान हो गए सिस्टम से, घर के सामने के रास्ते, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से, कि दे वांट कि कहीं से सिस्टम में चेंज होना चाहिए, और इसके लिए वोट इज द पावर एक मिनट मनप्रीत, आपको रोकना चाहेंगे। गुड़गांव से एक कॉलर है मिस्टर कटारिया जी। कटारिया साहब, सवाल कीजिए। ये 4 एनआरआई हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं आप। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो एनआरआई के दिलों में दर्द हिंदुस्तान के प्रति, जो हिंदुस्तान करप्शन के प्रति जो जागा है, मैं धन्यवाद करूंगा इन लोगों का जिन्होंने इतनी दूर बैठकर हिंदुस्तान के बारे में, करप्शन के बारे में सोचा। हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे देश के जो विधाता हैं, जो ये लोग देश के कर्णधार जो बने हुए हैं आज के दिन, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि आज हमारे एनआरआई भी जागृत हो गए हैं, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छी सरकार लाने के लिए प्रयास हैं। तो मेरी इन लोगों को बार बार मैं जो एनआरआई आज टीवी चैनल पर देख रहा हूँ, इनकी मैं बधाई देता हूँ इनको कि इन लोगों ने देश के नागरिकों को, दिल्ली की जनता को जागृत करने के लिए आज ये जो गुड़गांव दिल्ली में आए हैं, तो मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कटारिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मनप्रीत, देखिए लोग तो बधाई भी देने लगे आपको जी। मनप्रीत, आप अपनी बात बताइए।
हम बता रहे थे, हम जब डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से उनसे मिल रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो और उनका पार्टिसिपेशन हो। कोई उनसे आकर पूछे। दीपक एक और कॉलर है, माफ कीजिएगा, दीपक एक और कर रहे हैं। जी दीपक बताइए, ये आवाज आ रही है आप तक? आवाज साफ नहीं आ रही है। जी आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा कनेक्ट करेंगे। जी जी मनप्रीत। लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोगों के हिसाब से मैनिफेस्टो बने, उनको कोई आकर पूछे कि वो क्या चाहते हैं, और यही आम आदमी पार्टी करने वाली है। जिसकी तो सारी पार्टियां तो पूछ रही हैं मैडम, कांग्रेस वाले भी पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले भी पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वेबसाइट पे जाइए, सुझाव दीजिए, और जो मैनिफेस्टो बनेगा आपकी उम्मीदों के मुताबिक, आपकी इच्छाओं के मुताबिक बनेगा। लेकिन जब बात करते हैं लोगों से, तो करप्शन और ये सब जो इश्यूज है, इसको सिर्फ एक ही पार्टी रेगुलेट कर सकती है, आम आदमी पार्टी। अमित जरा ये बताइए, अभी राहुल गांधी की भी रैली हुई दिल्ली में, और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की जो मुहिम है कांग्रेस की, और खासकर शीला दीक्षित की भी बहुत तारीफ की, इतने सारे फ्लाईओवर्स, ये मेट्रो कनेक्टिविटी, ये दिल्ली की सड़कें, तमाम तरह की बातें की हैं। अब ठीक है, अब अमेरिका नहीं हो सकता, हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में आता है और अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगरी में आता है, इसलिए कई दफा इंडिया को शिकागो से और इससे उससे इसकी तुलना करना दिल्ली की, वो भी शायद बेमानी हो जाए। लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही डेवलपमेंट का काम हो रहा है, राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब किसी भी डेवलप्ड कंट्री के बड़े शहर से दिल्ली नीचे नहीं रहेगा या पीछे नहीं रहेगा। सर मैं आपसे सिर्फ पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम अमेरिका से एक तरीके के इंस्पिरेशन लें कि वहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है सर कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अगर इसको उस दिशा में ले जाना है, उस जगह पे स्टैंड करना है, तो सर वो हम लोग मिलकर ही बना पाएंगे, पहली बात। और दूसरा ये है कि सर जहाँ तक राहुल गांधी जी बोल रहे हैं या शीला दीक्षित जी की तारीफ कर रहे हैं, तरीका इनका ये है कि सर इतने टाइम से ये लोग पॉलिटिक्स में, इतने टाइम से पावर में है। संजय कुमार, एक मिनट, अभी संजय कुमार एक कॉलर है यमुना विहार दिल्ली से। जी संजय जी सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है। जी हेलो। जी जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आज जो हमारे एनआरआई भाई यहाँ आए हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपने देश के प्रति आज इतना वो रख रहे हैं, और हम यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियन हैं या जो वैसे अपने आप को बताते हैं कि हम देश के प्रति इतना चिंतित हैं और ये हैं, तो पहले तो मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो बाहर से आए हैं और हमारे अपने भारत के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, और यहाँ की समस्याओं को देखते हैं, उस पर नजर रखते हैं अपनी। क्या ये सरकार को समझ में नहीं आती? क्या यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको समझ में नहीं आती? यहाँ जो गंदी राजनीति हो रही है भारत में, वो इनके समझ में नहीं आती। आज आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है। कभी महंगाई का मुद्दा है, आज प्याज को ले लें, 100 रुपए किलो प्याज है। शीला दीक्षित जी ये कहती हैं कि प्याज आज जो है रेट वो कम है 98 के मुकाबले, कम से कम 400 रुपए किलो रेट होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दा है सर, करप्शन है, हमारे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, नाली का सीवरेज का समस्या है, एक समस्या नहीं बहुत सारी समस्या है। जी चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अमित। सर तो मैं ये बोल रहा था कि जहां तक राहुल गांधी जी जो तारीफ कर रहे हैं, इतने टाइम से ये लोग पावर में है, इतने टाइम से सत्ता भोग रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने जो है अभी तक क्या हम लोग इंडियंस जो हैं, हम लोग चाहे दिल्ली से या किसी भी स्टेट से लेकर बिलोंग करते हैं, क्या हम लोग अनजान हैं इन चीजों से? क्या इनको लगता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं कि ये ख्याली पुलाव जो पकाते हैं या जो दिखा रहे हैं या जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ एक तरीके से नॉर्मल इनका पर्सपेक्टिव ये है कि बस थोड़ा सा छिड़काव करना है, थोड़ा सा लोगों को दिखाना है, दिखावे की राजनीति है। उसके बाद अंदर से ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, सारा पैसा तो इनको विदेशों में जा रहा है, हर तरीके के घोटाले हो रहे हैं। आम आदमी के लिए मैं कहता हूं कि चाहे आप गली गली में चले जाएं, हर जगह पे चले जाएं, उनको सुविधाएं मिल कर रही हैं। हम लोग जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप कितने टाइम से पावर में हैं, गलियों गलियों में लोग ऐसे कंजस्टेड होकर रहते हैं, वहां सांस लेने के लिए तकलीफ है। हम लोग कैंपेनिंग करने के लिए हम लोग चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, मटिया मेल, हम जो ऐसी जगहों पे गए, हमने देखा कि गलियों के अंदर छोटी छोटी गलियों में मकान बना रखे हैं, वहां सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये बाहर बैठे हुए फ्लाईओवर बना के ये दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे।
इनका असली इंटेंशन सिर्फ दिखावे की राजनीति करना है, इनको लोगों के लिए कुछ काम नहीं करना। जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको अगर मौका दिया जाए तो वो 5 साल में भी साबित करके दिखा देते हैं। डॉक्टर मनीष, कई लोग ये भी कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि जब अरविंद आएंगे तो सारी चीजें, बहुत सारे इंडियन पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए जो बड़े बड़े नेता, आज बड़े बड़े नाम हैं, वो किसी न किसी क्रांति, जेपी मूवमेंट हुआ हिंदुस्तान में और उसके उपज है बहुत सारे नेता, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और एक आध दो लोग ऐसे हैं जो कि अभी जेल की हवा भी खा रहे हैं, सजा भी उनको हो गई है। वो सब कि एक जेपी मूवमेंट बहुत हिंदुस्तान में कांग्रेस के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ हुआ। बोफोर्स के समय में मुझे याद है वीपी सिंह का कैसे एक मूवमेंट चला था, पूरे हिंदुस्तान में एक आंधी आ गई थी। और आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इन तमाम चीजों की जानकारी होगी। जरा मुझे ये बताइए कि क्यों भरोसा करें, कैसे भरोसा करें कि इस मूवमेंट के बाद अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये सब लोग सरकार में आ जाते हैं तो चीजें बदल जाएंगी? जमीन पर कुछ करना और भाषण देना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जी, पहली बात तो ये कि अब आम आदमी पार्टी के जेनेसिस में जाएंगे तो ये देखेंगे कि इट्स ऑल अबाउट। एक मिनट रोकूंगा जी। दिल्ली से एक और एनआरआई जुड़ रहे हैं, महिपालपुर से हैं, जय सिंह साहब हैं। जी जय सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। जी धन्यवाद। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं और मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार थ्रू एंड थ्रू रहा है भारत में। क्या इसकी जड़ हमारा ये संविधान है? क्या आप ये सोचते हैं कि इस संविधान में परिवर्तन लाना चाहिए, मेजॉरिटी लाके, जिससे ये स्वच्छ और न्यायपूर्वक हो जाए? धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सबके सब लोग आपके सपोर्ट में ही आ रहे हैं। मुझे लगा कि दिल्ली वाले को सवाल भी करेंगे आपसे। बहरहाल डॉक्टर मनीष जी, तो मैं ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की जेनेसिस में आप जाएंगे तो देखेंगे कि इट्स अबाउट चेंज इन द सिस्टम, इट्स नॉट अबाउट द पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स। तो आप ये देखिए कि जो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, जन लोकपाल बिल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये बातें कौन कर रहा है? आप अभी, मैं आपको ताजा एग्जांपल देता हूं। 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के तहत आना चाहिए। बड़ा अच्छा आइडिया है, ब्यूटीफुल आइडिया, एंड व्हाई नॉट। ये कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई चीज बोली अपने इंडिया में। आप विदेशों में जाइए, आप $500 की डोनेशन करेंगे तो गूगल पे डालिए, गूगल बाब आपको ढूंढ के दिखा देगा कि इन्होंने 500 रुपए रिपब्लिकन्स को डोनेशन दिए या डेमोक्रेट्स को दिए। तो यहां ये क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पॉलिटिकल पार्टीज, दे बीइंग पब्लिक एंटिटी, दे शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई। लेकिन आप देखिए सब पार्टीज ने मिलकर उसका विरोध किया। तो मैं कहना यह चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनी आम आदमी पार्टी कि हम चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, सिस्टम बदले। और उसके अलावा जो आपके प्रश्न है कि क्या कल हमारे टीम लीडर्स, जो हमारे पार्टी के लीडर्स है, क्या वो करप्ट नहीं हो सकते? देखिए, बात ये उठती है कि जब सिस्टम बदलेगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अच्छे लोग जो अच्छी टेंडेंसी रखते हैं वो रिफाइन होकर पॉलिटिक्स में आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। पॉलिटिक्स में, विदेशों में पॉलिटिशियंस को हम कहते हैं लॉ मेकर्स, यानी कि उनका काम है लॉ मेकिंग। यहां पे हम लीडर्स कहते हैं उन्हें। लीडर्स वो किस बात को लीड करते हैं, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि हमारे देश के लीडर्स क्या लीड करते हैं अल्टीमेटली। एक हरियाणा से भी एक कॉल है, भिवानी से हैं, सोमवीर हैं। जी आप अपनी बात रखिए। हाँ जी सर। जी बताइए। आज सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका जो अभी एनआईआर का ये चल रहा है कॉन्फ्रेंस, इसमें जिक्र हुआ था राहुल गांधी का काल जो रैली थी मंगोलपुरी में। जी सर। जी सवाल कीजिए, बताइए, आवाज आ रही है। हाँ जी सर, इसमें राहुल गांधी जी ने दिल्ली की शीला दीक्षित की इतनी वो प्रशंसा करी है, ये इतने फ्लाईओवर बनवा दिए, 130 बनवा दिए। दिल्ली एक हमारे देश की राजधानी है सर, इसमें न कि राज्य का, केंद्र का काम होता है, केंद्र का पैसा लगता है। जैसे कि आप कांग्रेस की सरकार हरियाणा में है हुड्डा जी की, वो देखो जी, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, इसके अलावा कहीं काम विकसित काम वही होता है मुख्यमंत्री का, जो कि पूरे राज्य में समान काम करवाए। जी समझ गया मैं बात आपकी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर मनीष जी, तो मैं ये कह रहा था कि पर्सनैलिटी कल्ट या कल्ट जो पॉलिटिक्स है उसमें हम विश्वास नहीं रखते। अच्छा सिस्टम बनेगा, रिफॉर्म्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे
और आम आदमी पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है कि जिसके तहत अच्छे अच्छे लोग आगे जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छी टेंडेंसी के साथ पॉलिटिक्स की जाए और अच्छी लॉ मेकिंग की जाए ताकि देश आगे बढ़े। राघव, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। बीजेपी ने भी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन है, बड़े सौम्य है, बहुत सुशील है, बहुत जेंटलमैन है, और आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि जैसे ही बने तो अरविंद ने कहा कि ये मनमोहन सिंह है, और तो मनमोहन सिंह कह के इतना तो आपने स्पष्ट कर दिया ना कि भाई ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल बेसिस पे कोई करप्शन नहीं, ये नहीं वो नहीं। जरा ये मुझे बताइए कि बीजेपी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एनआरआईज को बुला करके प्लांट किया है, दिल्ली में उनको बुलाया है, मीडिया के सामने जाते हैं, वो अखबारों में स्टेटमेंट आता है, गलियों में घूमते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश है आपके थ्रू। ये भी इलेक्शन की ही एक रणनीति, यानी कि एक कह लें कि एक एजेंडा है। तो पिछले क्वेश्चन का आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर टू जो भी मनीष जी ने बताया था कि अनदर थिंग इज, ये डेमोक्रेसी होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, वही होगा स्वराज। ये है असली चीज फॉर आम आदमी पार्टी। दैट इज द अनदर रीजन व्हाई वी आर एनफोर्सिंग दैट दे आर नॉट करप्ट। अगेन यू हैव वट एवर ही हैज एक्सप्लेन। कमिंग टू आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा था, फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर। एक और कॉलर है, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहाड़गंज से हैं हीरालाल साहब जी, सवाल कीजिए सर। सर मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस इतना दिन से कांग्रेस इतना दिन से राज कर रही है सर। ऐसा कोई ठोस कानून नहीं बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कहने के लिए कहती है कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई ठोस कानून नहीं बना। इतना दिन से राज कर रही है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉलर शायद आप नहीं ले पाए क्योंकि इनसे ही बातचीत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल साहब जी। I want to make one point clear. We are here not just because of Arvind ji or Aam Aadmi. But we are here for ourselves, for our country, and for our next generations to come. And Aam Aadmi Party is providing a platform where me and people like others who are along with me are looking at it as the only platform which can make India a better country. That's the first thing I have to make it clear. Arvind ji has nothing to do with us. Second thing, जो आपने किया था, अगर I mean they appointed, now the Delhi CM BJP की तरफ हर्षवर्धन को बनाया था, ठीक है। See, from the day one, what we are against corruption. So that means we made other parties think that they should do people's politics. एक अच्छा लोग आना है। But और एक पॉइंट भी याद रखना कि there is a very much saying in Martin Luther King says that in USA में करता है, the silence of good people is more dangerous than the brutality of the bad people. That quote came to my mind when I saw that. When I see that, okay, this person is chosen as that. In this context, I would say that when they say it is Manmohan Singh, we know that, Dr. Manmohan Singh ji, that, we know the coal scam, what happened. The point when you say a person is good, we never know what is the situation when he comes, whether when he goes to this side or he would change the whole thing. If he can change the whole thing, we will have really a good competition. Yes, we love competition, we love people's politics. Let us make people's politics. And right now, we as Aam Aadmi Party platform are teaching the other parties, BJP and Congress, what a people's politics is, what a democracy is, how you have to fight the elections. And we are showing the way. And we are on the ground, even executing and making sure that Aam Aadmi Party will be in power and will act on behalf of people, for the people, by the people, and will be a true democracy. And I am 100% confident we'll make it happen. मनप्रीत जी, मैं सर इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी सर, हम लोग हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं। मैं जैसे दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। सर, हम बचपन से जो है हम लोग
महाभारत के टीवी सीरियल्स भी देखे हैं, रामायण भी देखी है, रामलीला भी जाते थे माँ बाप की उंगली पकड़ के, सारे माहौल देखे हैं। हम लोग के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, बीइंग इंडियन होने के नाते। किसी मजबूरी के चलते हम लोग बाहर गए थे क्योंकि हमें अच्छा माहौल नहीं मिला। अगर इनको लगता है कि ये किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू हमको यहाँ बुलाया गया है तो शायद ये गलतफहमी में है। हम लोग यहाँ पे उसी भारतीय नागरिक होने के मकसद से, उसी जज्बे के साथ हम यहाँ पे आए हैं जिस मकसद से हम लोग इस माहौल में पले बड़े हैं, और वो जज्बा हमारे अंदर है, जो हमारे दिलों में, हमारे सीने में है, उससे वो हमको नहीं दूर कर सकते। मनप्रीत, जब आप जाती हैं तो कैंपेन करने के लिए तो कैसे कैंपेन करती हैं और क्या समझाती हैं आप दिल्ली के लोगों को? जब हम डोर टू डोर जाते हैं, दरवाजे दरवाजे जाते हैं लोगों के, उनके पास जाकर जिस एरिया का से हम कर रहे हैं उस एरिया के बारे में, जैसे हम मालवीय नगर में कर रहे हैं तो सोमनाथ भारती जी के बारे में बताते हैं, और आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है क्या क्या करेंगे और आपका पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए इसमें, हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। और वोट जरूर कीजिए, इस बार आपका वोट का पावर को यूटिलाइज कीजिए। ये बात हम दिल्ली वाले लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस बार वोट कीजिए, क्या रहता है जब आप जाती कीजिए। हैं तो रिस्पॉन्स सर बहुत पॉजिटिव है। आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रिस्पांस इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि लोग सिस्टम में चेंज चाहते हैं। लोग अब सिर्फ चेहरे नहीं बदलना चाहते, लोग चाहते हैं कि इस बार सिस्टम में बदलाव हो। अमित, आप कोई ऐसा वाकया बताइए, कितने दिनों से हैं आप दिल्ली में, ये कैंपेन कितने दिनों से कर रहे हैं? सर मैं 2-2.5 महीने से कैंपेनिंग। इन 2-2.5 महीनों में कोई ऐसा वाकया जो आप जरा दिल्ली वालों को बताना चाहेंगे? सर वाकया तो बहुत है, कई तरीके के वाकया हैं। इसमें एक इंसिडेंट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक घर में हम जब गए तो वहाँ पे एक फैमिली एक ही मकान के अंदर, एक ही कमरे के अंदर, वो शायद मुस्लिम फैमिली थी। हम लोग आई डोंट नो एरिया, शायद पुरानी दिल्ली का कोई एरिया था, वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए गए। मैं उस जगह, मैं दिल्ली में इतने टाइम से रह रहा हूँ, शायद मैं उस जगह पे नहीं गया। आज मुझे कैंपेनिंग करते हुए वो जगह देखने को मिली जिसमें कि एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर गिन के करीबन 10-15 लोग रहते हैं, और इतना कंजस्टेड, उसमें लड़कियां भी काफ़ी, उनकी बच्चियां भी हैं, और सांस लेने के लिए उनको मैं खुद बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था ये पूरा दिन कैसे निकालते हैं ये लोग। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप जो है हम लोग कैंपेनिंग करना है, आम आदमी को जो है इस बार सपोर्ट करना चाहेंगे या समथिंग, तो उन्होंने हमको यही बोला कि हमने सबको मौका देख के देख लिया, सबको मौका देख के देख लिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमारा मिसयूज, हमारा सिर्फ गलत फायदा उठाया है। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी इतनी मेहनत करके बीवी बच्चों को पालता पोसता हूँ, सब कुछ है, मेरी इतनी लड़कियां हैं, मुझे इनकी शादी भी करनी है, उसके बावजूद भी मेरे को अपने मेहनत के हिसाब से मेरे को नहीं मिलता उतना। तो इस बार मैं जो है चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को वो मौका देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये कुछ करके दिखाएं उनके लिए। डॉक्टर मोनीश, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा जो एक आम दिल्ली वालों के जहन में आ सकता है। वो ये सोचेंगे कि भाई वो कई बार मजाक में हो सकता है, आप वहां से गुजरते हो तो कुछ लोग एनआरआई बोलते हो, कुछ लोग बोलते हो ये फिरंगी आ गए हैं। वो बोलेंगे कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेन करने आए या दिल्ली इलेक्शन के लिए कैंपेन करने आए आम आदमी पार्टी के लिए, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये सब लोग चले जाएंगे, अगर जीत गए तो सरकार बना लिया, उसमें इन लोगों की भी चांदी हो जाएगी, वरना सब अपने अपने घर को लौट जाएंगे और फिर हाल वही रह जाएगा। वैसी सूरत में एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एक अपनापन जो होता है, या फिर एक जो ट्रस्ट वाली बात होती है कि आप अगर किसी को कुछ समझाने गए हैं तो वो आप पे भरोसा करे, क्या इससे दो चार नहीं होना पड़ता आपको? जी मैं इस बात से, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे भी वॉलंटियर एंगेजमेंट सेल्स में मैं आई एम वन ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन्स, पर्टिकुलरली जो एनआरआई को जो एंगेज करने का है। तो मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जब से हमारी पार्टी लॉन्च हुई है, आम आदमी पार्टी, पिछले साल, तब से एनआरआईज का जो बहुत बड़ा इंथुजियाज्म है। सिर्फ इस पे मत जाइए कि कुछ लोग एनआरआईज यहाँ आके हेल्प करें या कैंपेनिंग में मदद करते हैं, उसके अलावा जो लॉजिस्टिकली जो बैक एंड ऑफिस की जो हेल्प है, वो इतनी बड़ी मतलब ढंग से हम लोग मदद करें। एनआरआईज बैठे बैठे विदेशों से वहाँ पे ईमेल्स हैंडल करते हैं, हम फोन कॉलिंग के कैंपेन, अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा सबसे पहले बार ये अनप्रेसिडेंटेड है कि वहाँ से मतलब शिकागो यूएसए से हमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं जिसके तहत इंडियंस एज वेल एज एनआरआईज फोन कैंपेनिंग के तहत लोगों को यहाँ पे वोटर्स को फोन कर रहे हैं और स्क्रिप्ट उनको दी जाती है कि भाई आपने लोगों को बोलना क्या। और इसी प्रकार से जो दूसरे ढंग की जो आईटी रिलेटेड हेल्प है वो वहाँ से बैठे बैठे मिल रही है। तो ये मैं कहना
ये सोचना गलत होगा कि कुछ एनआरआईज यहाँ पे आ गए हैं, या जैसे कि दूसरी पार्टियों का कहना है कि भाई चलो इम्प्लांट कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एनआरआईज बड़े इंटीमेटली इन्वॉल्व हैं इसमें, अक्रॉस द ग्लोब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट एंड आप साउथ ईस्ट एशिया भी चले जाइए। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी। जैसे सर ने बोला, तो इसके अलावा जब हम लोग कैंपेनिंग करने के लिए जाते हैं, तो जो आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग को 2-4 तो होना नहीं पड़ता किसी चीज़ों से, तो सर बल्कि इसका विपरीत है। पहले ये विचार था, ये सोचा जाता था, बीइंग एनआरआई हम लोग भी ये समझते हैं कि एनआरआई लोग आते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते होंगे, इधर उधर रहते होंगे, ठाट से रहते हैं, डॉलर्स लेके आते हैं, ये वो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं लोग। लेकिन आज की डेट में हम लोग जितने हद तक कैंपेनिंग कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, वो लोग देख के हमको खुश हो रहे हैं और उनको एक मतलब महसूस हो रहा है जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो उल्टा वो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, अच्छी रिगार्ड देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, आप अच्छे मकसद के लिए आए हो, तो आपके मकसद में आपका सफल होगा मकसद। इस तरीके की बातें हमको सामने आती। राघव, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। आपका, जैसे अभी डॉक्टर मोनीश बता रहे थे कि उनका क्या रोल है इस कैंपेन में, कैसे वो सपोर्ट करते हैं, आपका क्या रोल है, जरा जानना चाहेंगे। मेरा आई हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी। मेरा बहुत सारे, मैं यूएस में भी कैंपेन किया था, ओबामा के साथ वॉलंटियर किया था, और यहाँ पे लोक सत्ता पार्टी के साथ कुछ बैक एंड वर्क भी किया था आंध्र प्रदेश में। From 2008 onwards, I'm really active in that. I know a lot of how to take care of the logistics, and I'm right now working in Bijwasan constituency, Colonel Devendra Sherawat constituency mein. I'm taking care of all the logistics and also the execution part, how we have to execute, and I'm working with the ground team also. With them, I am there with them, motivating all the time and going to different places. And asking other volunteers to join, and also I'm sharing my experience and also assisting other constituencies how we can coordinate within each other so that we don't repeat the duplicate the work. So I'm doing a consulting kind of work, going there, looking around and see what can be improved, how we can do it. Because we have this people's response very positive. We are getting a lot of volunteers out of it, which is making our job easier. So in that way, the execution plan is very well in place, and I'm helping in other constituencies also. And there are many other people going to come and help us out in our campaign process. क्या उम्मीद करते हैं, मतलब चुनाव में अब तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, दिल्ली की धरती पे बाहर जो लोग मतलब जो सपोर्ट सिस्टम में हैं और जो लोग कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड या प्लानिंग या उसके एजुकेशन, कितने और एनआरआईज उम्मीद करते हैं आपकी दिल्ली में चुनाव तक आ जाएंगे? आज today around 26 were there, and there are more from US and other countries, at least from 3 to 4 weeks after Diwali. At least around, I think, hopefully around 200 plus would be here. Approximately, I mean around that, and there are another good example I can say is a lot of people, because I'm here from July onwards, and campaigning on the ground, looking in different constituencies, meeting all the people. Most people are calling me from other countries and asking me how is the situation, and they're asking whether to come there and do it or whether they can stay there and do it. What kind of help they can do. Either there are a couple of things. They can be there and do the phone campaign and monetarily support. Working there, they want to contribute that money to here. That's one way of doing, they want to do it. And the other thing they are asking is, if I come to the ground, do I make a big difference? Or if I be there, if I can make a big difference. What kind of, they're asking so many things, and I'm suggesting them based on what kind of things they are very much well versed with. And where their participation would make a big impact. We don't want them to come here and just, what I'm saying. तो कि ऐसा है कि maximum utilization with the minimal resources. That is what our concept is. चलिए, अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वतन भी आपका है, ये शहर भी आपका है, और 4 दिसंबर को दिल्ली के लोग पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। जरा देखते हैं कि आपकी मेहनत और अरविंद केजरीवाल का जो जज्बात, जो जुनून है, वो कितना रंग लाता है।
ये देखना होगा। और मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि दिल्ली में एनआरआईज आए हुए हैं, हमने कहा कि चलो दिल्ली वालों को कुछ एनआरआई से मिलवाते हैं, एक दफा आप जितने लोग आए हैं सबों के साथ एक कार्यक्रम करने की भी योजना है भविष्य में। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टूडियो में आने के लिए। और अब देखिए, हम तो मीडिया वाले लोग हैं, इसलिए शुभकामना और गुड विशेस आम आदमी पार्टी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं और बीजेपी को भी देते हैं, और तमाम वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उन सबों को देते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार जीत किसकी होती है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। चलिए, तो ये दर्द दिल्ली का सफर लगातार जारी रहेगा और कल भी हम एक इश्यू उठाएंगे और दिल्ली के जितने मसले हैं एक एक कर करके चुनाव तक लगातार हम आपके पास लेते आएंगे। और शनिवार को एक खास कार्यक्रम जरूर देखिएगा, दिल्ली को जवाब दो। वो तमाम लोग जो इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उनको हम इस स्टूडियो में बुलाने वाले हैं और फोन लाइंस खोलेंगे आपके लिए, और आप उनसे सवाल कीजिए और क्यों वोट दें उनको ये भी जरूर पूछिएगा। और संडे यानी कि रविवार शाम 6 बजे जरूर देखिएगा, एक खास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, वोटर बजाएगा बैंड। इस लोकतंत्र में असली मालिक वोटर होते हैं, इसलिए वोटर को बैंड बजाना, वोटर का बैंड बजाना लाजमी है, जरूरी भी है। और तैयारी कर लीजिए, पूरी जोर शोर से दिल्ली चुनाव में भाग लेना है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने सलीके से। बहुत बहुत शुक्रिया।